नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में मई के आखिरी हफ्ते में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजधानी में आंधी तूफान और बारिश की संभावना बनी है। आज हल्की बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी में कुछ राहत मिल सकती है। तो वही मौसम विभाग ने मंगलवार यानी 27 मई को आंधी तूफान और बारिश की भी भविष्यवाणी की थी, जबकि आज स्थिति थोड़ी नरम रहने की संभावना है। बादलों के छाए रहने और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है, लेकिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। इसके बाद 29 और 30 मई को फिर से आंधी तूफान के साथ बारिश का अनुमान है। हालांकि इन दिनों की कोई चेतावनी अभी नहीं दी गई है। 31 मई को हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना बनी हुई है। चलिए, मौसम की अपडेट के लिए ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो है जानकारी साझा की है, अलर्ट जारी किया है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी साझा कीजिए। देखिए प्रगति, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से अब स्पष्ट कर दिया गया है कि मानसून जो है वो आ चुका है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अलर्ट की, तो मौसम विभाग की तरफ से अब इतना बड़ा अलर्ट जो है घोषित नहीं किया गया, क्योंकि 27 मई की बात करें तो 27 मई को भी आंधी तूफान के साथ बारिश की जानकारी दी गई थी। मगर जैसे गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिलती हुई नजर आई। वही बात करें आज 28 मई की, तो 28 मई को भी बारिश जो है वो बताई गई है, आंधी तूफान भी बताया गया है। मगर कोई भी अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से अभी जारी नहीं किया गया है। यहाँ पर बात करें 29 मई की और 30 मई की, तो 29 मई और 30 मई को भी बारिश और तूफान जो है वो देखने को मिल सकता है। मगर फिर भी मौसम विभाग की तरफ से कोई बड़ा अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। मगर यहाँ पर बात करें 31 मई को भी आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां भी होती नजर आ रही है। जल जमाव की स्थिति देखने को मिली, और यहाँ तक कि अंडर पासों की बात करें, वहां पर भी अंडर पास जो है वो बिल्कुल तालाब से बनते हुए नजर आए, जिसकी वजह से गाड़ियां जो है उसमें फंसती नजर आई और सड़कों की हालात जो है वो भी खराब होती नजर आई। इसी को लेकर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम करने की बात कही गई थी, मगर अभी तक वो कार्रवाई जो है वो नहीं देखने को मिली है। निगम की बात करें तो निगम के लिए भी कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि निगम की तरफ से भी तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। मगर अभी तक जैसे मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, मगर इसकी वजह से जल जमाव की जो स्थिति है, गाड़ियों की ट्रैफिक व्यवस्था की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है। उसी को लेकर अब मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया। मगर अब निगम की बात करें तो निगम की तरफ से भी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। तमाम सीवरों की बात करें, तमाम सीवर जो है वो ओवरफ्लो होते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी जो है वो बाहर निकलता नजर आ रहा है। कई इलाकों के अंदर तो ऐसी भी स्थिति देखने को मिल रही है कि लोगों को उस गंदे पानी के अंदर से ही निकलना पड़ रहा है। जी अच्छा राजीव, जिस तरीके से मौसम विभाग ने, आईएमडी ने कल मंगलवार यानी 27 मई के लिए भी आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया था, तो राजधानी में किस प्रकार का मौसम देखने को मिला था? देखिए, यहाँ पर बात करें 27 मई की, तो 27 मई को लिए भी कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। भारी बारिश बताई गई थी और यहाँ तक कि आंधी तूफान भी बताए गए थे। मगर 27 मई को इतनी ज्यादा बारिश जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने को नहीं मिली। हल्की फुल्की बारिश जरूर देखने को मिली और बादलों की लुका छुपी जो थी वो भी देखने को मिली, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से जरूर थोड़ी बहुत राहत मिलती नजर आई। क्योंकि अमूमन मई के महीने के अंदर सबसे ज्यादा 40 से ज्यादा टेम्परेचर जो है दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां भी होती हैं। मगर इस महीने के मई के महीने के अंदर लगभग कह सकते हैं 40 से नीचे के करीब टेम्परेचर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी बहुत राहत जो है वो मिलती नजर आई। मगर आने वाले दिनों के अंदर बारिश के साथ साथ कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी अपना कहर दिखाती है, बारिश अपना रंग दिखाती है। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो है वो बिगड़ती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें 31 मई की, तो 31 मई तक हल्की बारिश जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने को मिल सकती है। मगर यहाँ पर बात करें पूरे उत्तर भारत की, तो पूरे उत्तर भारत के अंदर भी हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। कुछ जगहों पर मुंबई की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें या फिर और उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर जरूर बारिश जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली एनसीआर के अंदर की भी अंदर जो है हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और आंधी तूफान की वजह से कुछ परेशानियां जरूर होती हुई नजर आई थी। जी
बिल्कुल राजीव, 29 और 30 मई को लेकर भी आईएमडी ने, मौसम विभाग ने जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है कि आंधी बारिश के साथ में तूफान आने की चेतावनी है। ऐसे में प्रशासन किस तरीके से मौसम के आने के लिए जो तैयारी कर रहा है उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जब आंधी तूफान आया था तो अशोकनगर मेट्रो स्टेशन को काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, नुकसान झेलना पड़ा था। ऐसे में जो गाड़ियां हैं वो भी डूबती हुई नजर आई थी। तो आने वाले मौसम के लिए, आगामी दिनों के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां? देखिए, यहाँ पर बात करें प्रगति, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बार बार कहीं ना कहीं बारिश की जानकारी जो है दी जा रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर आंधी तूफान भी देखने को मिला, जिसकी वजह से पेड़ जो है वो गिरते नजर आए, लोगों की गाड़ियां भी उसमें दबती नजर आई, लोगों को चोट भी आई, रास्ते भी जाम होते नजर आए। मगर यहाँ पर बात करें अंडरपासों की, तमाम अंडरपास जो है वो कहीं ना कहीं खराब बनते हुए नजर आए, जिसके अंदर गाड़ियां जो है, यहाँ तक कि बस तक भी डूबती हुई नजर आई। मिंटो ब्रिज की बात करें, जो सिविक सेंटर से बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर है, वहां पर भी कहीं ना कहीं परिस्थिति जो है वो इसी तरीके की देखने को मिली, क्योंकि नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा मिंटो ब्रिज जो है वो बड़ा माना जाता है। और दूसरा यहाँ पर बात करें तमाम सुविधाएं जो है वो मानी जाती है। मगर यहाँ पर बात करें सिविक सेंटर की, एनडीएमसी के एरिया की तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं इस तरीके की परिस्थिति जो है वो देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां भी होती नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 29 मई और 30 मई की बारिश बताई गई है, यहाँ तक कि आंधी तूफान भी बताया गया है। 31 मई को भी बारिश और आंधी तूफान जो है वो देखने को मिल सकता है। मगर यहाँ पर बात करें तमाम एजेंसियों की, तो तमाम एजेंसियों की दावों की सच्चाई जो है वो बिल्कुल उलट नजर आती है, क्योंकि सड़कों की हालत जो है वो इतनी खराब हो चुकी है बारिश की वजह से, जिसकी वजह से गड्ढे जो है ये नहीं पता लग पाता गड्ढे कहाँ पर है, पानी कहाँ पर है, सड़क किधर है। लोगों की गाड़ियां जो है उसमें कई बार गिरती नजर आती है। खासतौर पर बात करें टू व्हीलर और बाइक वालों की, वो जरूर इस गड्ढों के शिकार जो है वो होते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल राजीव, आने वाले समय को लेकर जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं पिछले कुछ हफ्तों में, 10 दिनों में जिस तरीके का मौसम राजधानी और पूरे एनसीआर में देखने को मिला है, तो क्या इससे पुष्टि हो गई है कि मॉनसून ने राजधानी दिल्ली और एनसीआर के सभी जिलों में दस्तक दे दी है? देखिए, यहाँ पर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से जैसे ही अलर्ट जारी किया जाता है बारिश को लेकर, वैसे ही सिविक तमाम एजेंसियां जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में लग जाती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आपको मौसम विभाग की तरफ से बार बार जानकारी दी जा रही है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर भारी बारिश जो है देखने को मिल सकती है, आंधी तूफान की वजह से भी कई बार हादसे देखने को मिले, मगर फिर भी कहीं ना कहीं तमाम एजेंसियों के द्वारा जो कदम होने चाहिए थे वो इसमें पुख्ता देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जब भी बारिश आती है तब कहीं ना कहीं सिविक एजेंसियां जो है वो कहीं ना कहीं जागती हुई नजर आती है। कुछ देर के लिए जरूर थोड़ी बहुत कार्रवाई की जाती है, जैसे ही बारिश फिर दोबारा से होती है फिर वही स्थिति देखने को मिलती है। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं प्रशासन को कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे, ताकि कहीं ना कहीं परिस्थिति जो है वो बार बार एक जैसी ना बने। यहाँ पर बात करें तमाम सीवर लाइनों की, तमाम सीवर लाइन जो है पुल है, जिसकी वजह से बारिश का पानी जो है वो सड़कों पर जमा होता है। अगर सीवर लाइन जो है वो सफा रहे तो कहीं ना कहीं बारिश का पानी जो है वो सड़कों पर जमा नहीं होगा, सीधे सीधे सीवर लाइन में चला जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें सीवर लाइनों की, तो सीवर लाइन जो है तमाम एरियो की, चाहे वो एनडीएफसी के एरिया की बात करें या फिर चाहे पुरानी दिल्ली एरिया की बात करें या फिर और इस जगहों की बात करें, तो सभी जगह पर सीवर जो है वो ओवरफ्लो है, जिसकी वजह से पानी जो है, बारिश का पानी जो है वो उन सीवरों के अंदर नहीं जा पाता है, सड़कों पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जाम की भी स्थिति बनती है, हादसों को भी दावत मिलती नजर आती है। दूसरा यहाँ पर बात करें परिस्थिति जो है वो बिगड़ती नजर और खासतौर पर ट्रैफिक को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। मगर यहाँ पर बात करें निगम की, तो निगम के द्वारा जो कदम होने चाहिए सीवर लाइन को सफा करने को लेकर वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है, अलर्ट जारी किया गया है, मगर फिर भी सिविक एजेंसियां जो है वो जागती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल राजीव, ऐसा में मैं आपसे एक बार फिर से पूछना चाहूंगी, क्या राजधानी दिल्ली में मॉनसून की एंट्री हो गई है या होने वाली है? कब तक इसको लेकर अंदेशा? देखिए, यहाँ पर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल जानकारी दी जा रही है कि मानसून जो है वो बिल्कुल दिल्ली के अंदर आ चुका है। मगर यहाँ पर बात करें अभी इतनी भारी बारिश जो है वो देखने को नहीं मिल रही है जितनी होनी चाहिए थी। दूसरा यहाँ पर बात करें मौसम विभाग की तरफ से जरूर बारिश का अनुमान जताया गया है, आंधी तूफान का अनुमान जताए गए हैं, और यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर के अंदर बारिश की वजह से कुछ परेशानियां भी देखने को मिली है। मगर यही हालात तो और ज्यादा देखने को मिले तो कहीं ना कहीं परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ती नजर आएगी। और अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर लगातार बारिश होती है तब कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति जो है
वो बिगड़ती हुई नजर आएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं निगम की बात करें तो निगम को धरातल पर उतर के काम करना होगा। दूसरा, यहाँ पर तमाम सीवर लाइनों की बात करें तो तमाम सीवर लाइनों को जब तक सफा नहीं किया जाएगा, जब तक उसके अंदर से गंद नहीं निकाली जाएगी, तब तक इस तरीके की परेशानियां जो है वो लोगों को भुगतनी पड़ेगी। मगर यहाँ पर बात करें, नई सरकार आने के बावजूद भी अभी तक लगातार जो ग्राउंड लेवल पर कदम होने चाहिए थे वो देखने को नहीं मिल रहे। मौसम विभाग बार बार जानकारी दे रहा है कि भारी बारिश देखने को मिल सकती है, आंधी तूफान देखने को मिल सकता है, परेशानियां देखने को मिल सकती है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं बड़े जो अधिकारी हैं वो सिर्फ अपने ऑफिसों के अंदर बैठकर ही आदेश देते हैं, नीचे ग्राउंड लेवल पर जाके चेक नहीं करते हैं। और यही चीज जो है, परिस्थिति जो है वो बाद में बिगड़ती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। आशियाना इलाके के एक बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो हाल ही में उत्तराखंड से धार्मिक यात्रा कर लौटे थे। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां जांच के बाद कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई। ये मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। बुजुर्ग के संपर्क में आए लोगों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने JN.1 वेरिएंट को लेकर सभी जिलों को सतर्क रहने, जांच की संख्या बढ़ाने और अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए। लखनऊ में इससे पहले केस के बाद एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी किया गया। देखिए किस तरीके से एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना के पैर पसरते नजर आ रहे हैं। कोरोना दस्तक दे रहा है एक एक कर राज्यों में, तो इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश से भी कोरोना का मामला सामने आया। राजधानी लखनऊ की ये बात है, जहां पर उत्तराखंड के धार्मिक यात्रा से वापस लौटे एक बुजुर्ग में कोविड की पुष्टि की गई है। हालांकि फिलहाल ये एक मामला सामने आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने जो है जितने भी लोग बुजुर्ग के संपर्क में आए थे उन सभी की जांच करने के निर्देश दे दिए हैं, सैंपल्स उनके भेज दिए हैं। ऐसे में सभी को स्वास्थ्य विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से अलर्ट रहने को कहा गया है, ताकि 2020 जैसी महामारी की स्थिति उत्पन्न न हो सके। सैंपलिंग में, जांच में उनको बढ़ोतरी करने के लिए कहा गया है। तो वहीं कोरोना के लिए जो कुछ भी इक्विपमेंट्स की बात कर लें, दवाइयों की बात कर ले, वेंटिलेटर की बात कर ले, सभी को उपयुक्त मात्रा में रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बेहद संवेदनशील ये मामला, राजधानी में कोरोना की एंट्री हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, राजधानी में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी पहले ही कोरोना के केसेस थे वो कहीं न कहीं पहुंच चुके हैं। और भारत के कई राज्यों के बाद उत्तर प्रदेश में भी गाजियाबाद में पहले 4 केस कोरोना पॉजिटिव मिले। और कल लखनऊ के अलीगंज में भी एक कहीं ना कहीं केस 60 साल के बुजुर्ग कहीं ना कहीं जो यात्रा पे गए हुए थे, उनके पास कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनको पीजीआई में भर्ती करा दिया गया है। और एक आशंका है कि देश भर में जो कोरोना की एंट्री है फिर से कहीं ना कहीं शुरू हो गई। 4 वेरिएंट है और जिसमें 4 वेरिएंट की बात की जाए तो एक JN.1 कहीं ना कहीं मिला है। और साथ ही कहा जाता है कि ये आशियाना के रहने वाले बुजुर्ग जो कि कोविड पॉजिटिव मिले थे, इन्होंने कुछ दिनों पहले धार्मिक यात्रा पर गए थे और धार्मिक यात्रा से लौटने के बाद वो कहीं ना कहीं उनको सांस लेने में तकलीफ हुई थी और पीजीआई में जांच कराने के उपरांत उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। और साथ ही कहा जाता है कि लगभग 60 साल की ये बुजुर्ग लगभग 14 मई से जिनको सांस लेने में समस्या हुई थी, जिसके बाद आज कोरोना की सब जो केसेस है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगे हैं। राजधानी लखनऊ में भी एक पहला केस कल मिला है और उत्तर प्रदेश में जो केसेस की संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। लगभग एक 400 से ज्यादा जो केसेस है वो उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुके हैं। और एक बार से कोरोना की जो एंट्री है उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भयभीत जरूर नजर आ रहे हैं। और साफ एक है कि जिसको लेकर तमाम दिशा निर्देश, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कोविड को लेकर एक बैठक करने का काम किया। हालांकि उन्होंने इस बात की जनता को आश्वासन दिया कि किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं, केवल जो उपाय है उसको कहीं ना कहीं करने का काम किया जाए और जो सावधानी है उसको बरतने का काम किया जाए। तो सावधानी एक बार फिर कहीं ना कहीं प्रगति जरूरी है। और
जिस तरह से दस्तक देना शुरू किया है कोरोना ने, उससे कहीं न कहीं लोगों की जो परेशानी है, वो कहीं न कहीं खासा दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो तेज़ी से जो बढ़ने वाले जो कोरोना पॉजिटिव है, हालाँकि उत्तर प्रदेश में भी स्थिति काबू में है और किसी प्रकार की जो कह सकते हैं कि कोई हताहत नहीं हुआ, किसी प्रकार की मृत्यु नहीं है। लेकिन ये साफ हो रहेगा कि अगर अगर अभी सावधानी नहीं बरती गई, तो इस तरह के जो केसेज़ है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएँगे। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से ये जो सैंपल पाया गया है कोविड पॉजिटिव, जो ये व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति पाए गए हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। उत्तराखंड से ये धार्मिक यात्रा करके वापस लौटे थे, तो ऐसे में सरकार को जो है ट्रैवल हिस्ट्री पर भी शिकंजा कसना पड़ेगा, क्योंकि 2020 में भी देखा गया था कि भारत के अंदर कोविड के केस ट्रैवल हिस्ट्री के कारण दस्तक दिए थे। और एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में जो पहला केस सामने आया है, वो भी कहीं ना कहीं ट्रैवल से जुड़ा हुआ। देखिए बिल्कुल ये कहा जाता है कि पूरी तरह से जो कोरोना की जो संख्या है, उससे अगर अभी से और कहीं न कहीं अगर जो बचाव है वो नहीं किए गए, तो जाहिर सी बात है कि समस्या पैदा हो सकती है। और सरकार को जहां अस्पतालों को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट पर रखा गया है और कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से कोविड वार्ड का भी एक बार निर्माण ये कह सकते हैं कि बनाना शुरू कर दिया गया है। तो इन सब चीजों को लेकर जहां सरकार सतर्क है, कल उत्तर प्रदेश सरकार में चिकित्सा मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो भी लखनऊ के निजी सरकारी अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने जांच करने का भी काम किया और स्थितियों को जांच करने का भी देखने का भी काम किया था। तो साफ ये कह सकता है कि अब सरकार को एक बड़े स्तर से भी कहीं न कहीं जो एयरपोर्ट्स हैं, जो हवाई अड्डे हैं और चाहे वो बस अड्डे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन है, जहाँ भी ट्रैफिक किए जा सके, दूसरे राज्य से जो लोग लौट रहे हैं, उन पर कहीं न कहीं कड़ी निगरानी करने की आवश्यकता है और जरूरत है। और इसी को देखते हुए पूरी तरह से जो चीजें हैं, उसको सरकार को पूरी तरह से कटिबद्ध नजर आना चाहिए। और हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी। बैठक में तमाम जो चीजें थे, वो तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को देने का काम किया, अस्पतालों को मोड पे रखने का काम किया गया है और साथ ही साथ जांच करने का निर्देश दिया गया है और जो भी पॉजिटिव मरीज मिलते हैं उनके तत्काल इलाज शुरू किया जाए, इस तरह का भी तमाम निर्देश देने का काम किया। तो सरकार को एक बड़ी तैयारी कहीं न कहीं देखने को मिली। उत्तर प्रदेश आबादी से बड़ा राज्य है और जो लोग यात्रा करने बाहर गए हैं, क्योंकि कई धार्मिक यात्राएं इस समय शुरू हो गई, केदारनाथ की यात्रा हो, चाहे वो अलग अलग जो धार्मिक यात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी शुरू हुई। इसको देखते हुए भी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट की जरूरत है और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जांच करने की आवश्यकता है। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से कल खबर सामने आई थी कि उत्तराखंड सरकार भी अब कोविड केसेस को लेकर एक्टिव नजर आ रही है, जो चारधाम यात्रा चल रही है या उत्तराखंड में जितनी भी तीर्थ यात्रा चल रही है, उनके जो भक्तगण हैं, उनमें जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनकी कोविड टेस्ट कराए जाएंगे। तो ऐसे में टाइम आ गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है कई धार्मिक स्थान हैं, चाहे हम अयोध्या की बात कर ले, बनारस की बात कर ले, प्रयागराज हो, वृंदावन हो, ऐसे में जो भक्तगण दूसरे राज्यों से पहुंच रहे हैं उनके रैपिड टेस्ट भी कराए जाने चाहिए, साथ ही कोविड की पूरी जांच उनकी कराई जानी चाहिए, ताकि राज्य में जो है वो कोरोना का संक्रमण ना फैल सके। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आवश्यकता है उसकी, और जाहिर सी बात है कि जहां उत्तराखंड सरकार ने या केरल हो, तमिलनाडु, उन सब जगहों पर कोविड केस तेजी से मिल रहे हैं, उसकी चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को ये आगे आना होगा और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं या उत्तर प्रदेश की जो धार्मिक स्थल है वहां पर भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की रैपिड टेस्ट करने की आवश्यकता है और अब जो सावधानियां हैं उसको पूरे उत्तर प्रदेश को बरतना होगा, देश भर के हर व्यक्ति को बरतना होगा, ताकि जो लॉकडाउन जैसी स्थिति कहीं ना कहीं जो दिखाई दी 19 और 20 में, वो कहीं ना कहीं दोबारा ना नजर आए, क्योंकि तमाम परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा था। व्यापार से लेकर बिजनेस तक पूरी तरह से ठप हो चुके थे और आप कहीं ना कहीं एक बार फिर हमको जो चीजें हैं, जो सावधानी है, उसको बरतने की आवश्यकता। मास्क, सैनिटाइजर की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं। हालांकि देश भर जो वेरिएंट है वो काफी खतरनाक नहीं है, लेकिन ये लोग आ सकता है कि लेकिन सावधानी जरूरी है और सावधानी के चलते ही कहीं ना कहीं कोरोना से एक बार फिर हम कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकते हैं। अच्छा जितेंद्र, क्या राजधानी लखनऊ में या उत्तर प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में, जिलों में जो है कोविड को देखते हुए, एम्स की बात कर ले या पीजीआई की या फिर सरकारी अस्पतालों की बात कर ले, तो कोई आइसोलेशन वार्ड या फिर जो है क्वारंटीन वार्ड स्पेशली कोरोना को देखते हुए बनाए गए हैं, या फिर सरकार या प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ऐसे करने के कदम उठा सकती है?
प्रकृति देखिए कदम उठाना ये कदम उठा चुकी है और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद और उत्तर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री है ब्रजेश पाठक वो भी कहीं ना कहीं निरीक्षण और दौरा करने का काम कर रहे हैं और पूरी तरह से कहा सकता है कि अलग जो कोविड वार्ड है उसको भी बनाना शुरू कर दिया गया है और कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उनकी अगर संख्या बढ़ती है तो उसके लिए वार्डों के बढ़ाने की पलंग की व्यवस्थाएं जो होते हैं उनको आइसोलेशन में रखने की तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं शुरू कर दी गई है और अस्पतालों को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नजर आती है या कोई कोरोना पॉजिटिव नजर आता है तो उस एरिया की भी कहीं न कहीं जांच की जाए। तो पूरी तरह से चीजें हैं वो दिखाई दे रही हैं और आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जो अस्पताल है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और जो वार्डे हैं वो कहीं ना कहीं वार्डों को पूरी तरह से बनाना शुरू कर दिया गया है। अच्छा जितेंद्र, जिस तरीके से अभी आप जिक्र कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और चिकित्सा मंत्री ब्रजेश पाठक जो है वो लगातार कोविड केसों की पुष्टि के बाद में एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार उनका एक्शन सामने आ रहा है। ऐसे में चिकित्सा मंत्री के बतौर नाते ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को और सभी आला अधिकारियों को कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ आदेश जारी किए? देखिए जो कह सकते हैं कि हालांकि रैपिड टेस्ट अभी नहीं शुरू हुआ लेकिन ये जो कह सकता है कि अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको कैसे जो इलाज देना है उस सब की व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित की जाए। अधिकारी डॉक्टरों को निश्चित किया कि अलर्ट मोड पर रखा जाए और अगर केसेस बढ़ते हैं तो एक टीम अलग डॉक्टरों की बनाई जाए और जो कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनका इलाज कर सके। तो पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि चीजों में जो भंडारण है उसकी भी अब आवश्यकता शुरू है। हालांकि विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को सचेत करने का काम कर रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी फिर से शुरू हो गई है, सरकार को कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बार तमाम उन्होंने कह सकते हैं कि चीजें सामने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को करना चाहिए। लेकिन उस कोरोना वेरिएंट के जो फैला था, जो कोरोना कोविड-19 जो फैला था उसके बाद उत्तर प्रदेश में कई ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। बड़ी संख्या में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्र सरकार द्वारा बजट दिए गए, अस्पतालों में बड़े प्लांट लगाए गए ताकि ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई समस्या ना पैदा हो। और हालांकि राजधानी के भी कई ऐसे अस्पताल हैं जहाँ बड़े अस्पताल हैं, पीजीआई हो चाहे वो सिविल अस्पताल हो चाहे वो लोक बंधु अस्पताल हो, जो सरकारी बड़े अस्पताल हैं उन सभी जगहों पर जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको लगाने का काम किया गया था और वो ऑक्सीजन प्रॉपर कहीं ना कहीं प्लांट अभी भी चल रहे हैं और किसी प्रकार की हालांकि भयावह स्थिति ना नजर आए इसको देखते हुए भी पूरी तरह से ये तैयारी है वो सरकार करने के अब शुरू कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए। उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। कार्यकाल खत्म होने के बावजूद महेंद्र भट्ट फिलहाल अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं, लेकिन नए अध्यक्षों को लेकर पार्टी के भीतर दावेदारी का दौर जारी है। कई वरिष्ठ नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर अपनी इच्छा जाहिर की है। इसी बीच महेंद्र भट्ट ने साफ कहा है कि हर किसी की दावेदारी का अधिकार है और शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वो सभी को मान्य होगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और तय तारीख पर नामांकन होगा। उन्होंने दोहराया कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और संगठन के फैसलों को सभी सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता अभिनव नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, पार्टी में जो है नए प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर अब जो हलचल है वो तेज हो गई है, क्या कुछ मामला, क्या कुछ अपडेट साझा कीजिए। आपको मेरी आवाज आ पा रही है अभिनव? जल्दी अभिनव से दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको बता दें किस तरीके से उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर हलचल जो है वो तेज हो गई है। कार्यकाल खत्म होने के बावजूद महेंद्र भट्ट फिलहाल अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं, लेकिन नए अध्यक्ष को लेकर पार्टी के भीतर अब दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। देखिए,
बीजेपी दावा नहीं करती, बीजेपी की घोषणा करनी तो अभी मेरा कार्यकाल जुलाई तक है, जल्दबाजी कोई दूर नहीं है। केंद्र नेतृत्व जब भी चाहेगा प्रदेश की घोषणा करेगा, उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित करेंगे, और जब चुनाव की तिथि घोषित होगी तो नामांकन होंगे, सहमति होगी, उसका निर्णय होगा, निर्णय से फिर सम्मुख होगा। कुछ नए नाम आए हैं? ये नाम तो कार्यकर्ता अपनी दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन ये चर्चा वाले नाम नहीं है। जब नामांकन होगा, नामांकन के बाद ही चीजें तय होंगी कितने लोग अपनी दावेदारी करते हैं। अभिनव से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभिनव, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अभिनव, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जो है वो अब हलचल तेज हो गई है, कई वरिष्ठ नेता जो हैं दावेदारी का वो अब आगे बढ़ रहे हैं, रेस में अपनी दावेदारी स्पष्ट कर रहे हैं, ऐसे में मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल प्रगति, अगर बात करें तो उत्तराखंड के अंदर जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना है और उसी की तैयारियां जो है सरकार ने शुरू कर दी है। और अगर बात करें तो संगठन जो है इस पर लगातार कार्य कर रहा है। जो चुनाव अधिकारी हैं खजानदास, उनका कहना है कि लगभग 15 जून तक जो है पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी और चुनाव को लेकर लगातार जो सक्रिय सदस्य हैं वो लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उसमें कई नाम ऐसे भी हैं, खुद जो दलित चेहरा है खजानदास और राजपुर से विधायक है, उनका नाम भी चर्चाओं में है। और ऐसे में अगर मान के चल सकते हैं कि जो इस समय राज्यसभा सांसद है और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट हैं, उनका नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि उनके पास जो है अभी राज्यसभा का भी दायित्व है और लगातार जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है तो उनका कार्य भी कहीं ना कहीं सराहनीय रहा है उत्तराखंड के लिए। और उनका जो सबसे पहले उन्हीं का नाम दोबारा से रिपीट होने की चर्चाएं जो है महेंद्र भट्ट की आ रही है। ऐसे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं महिला चेहरा को भी जो है बीजेपी उतार सकती है। महिला चेहरा में जो केदारनाथ से विधायक है आशा नोटियाल, उनका नाम भी कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे ऊपर है। इसके अलावा जो आशा नोटियाल के अलावा जो दीप्ति रावत है, उनका नाम भी भाजपा का बड़ा चेहरा है उत्तराखंड के अंदर, उनका नाम भी जो है चर्चाओं में चल रहा है। और तमाम ऐसे नाम हैं जो लगातार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। तो अभी कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो है 15 जून तक मान के चल रहे हैं कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी, उसके बाद जो है चुनाव होगा। और क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का उत्तराखंड में जो है कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब लगातार जिस तरह से सभी की नजरें जो है नए प्रदेश अध्यक्ष पर टिकी हुई हैं। जी प्रगति। बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से भी आप जिक्र कर रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष के नए चेहरे पे कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट की जो दावेदारी है वो सबसे ऊपर नजर आ रही है, उनके ऊपर राज्यसभा का भी दायित्व है। ऐसा ही कुछ ना कुछ मामला देखने को मिला था राजस्थान में, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के कार्यकाल के पूरे होने के बाद में एक बार फिर से मदन राठौड़ को ही भाजपा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है, वो भी राज्यसभा से सांसद है। तो ऐसे में क्या ये पैटर्न दोबारा से उत्तराखंड में भी रिपीट होता देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से अब महेंद्र भट्ट की दावेदारी लगातार दूसरी बार भी कहीं ना कहीं जो है निकलकर सामने आ सकती है, ऐसा जो है प्रयास भी लगाए जा रहे हैं और संगठन स्तर पर इस पर जो है विचार भी हो रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से महेंद्र भट्ट के पास राज्यसभा सांसद का भी दायित्व है और उनका जो कार्यकाल रहा है वो कहीं ना कहीं सफल रहा है और कई पार्टी ने ऐतिहासिक काम भी जो है उनके कार्यकाल में रहते हुए किए गए हैं। तो ऐसे में जो है महेंद्र भट्ट जो है अनुभवी नेता भी है और इसके अलावा जो है पार्टी को कहीं ना कहीं उनका हर जगह फीडबैक भी मिलता है, उनका समर्थन भी मिलता है। तो पार्टी को कहीं ना कहीं इस बार जो है महेंद्र भट्ट सबसे पहली पसंद माने जा रहे हैं। और अगर बात करें तो इसके अलावा भी जो है पार्टी के पास कई ऐसे विकल्प हैं जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। और तमाम जो चेहरे हैं, खासकर जो खजानदास हैं, इसके अलावा विनोद चमोली है, ब्राह्मण चेहरा है, इसके अलावा जो प्रदेश महामंत्री इस समय मौजूदा है आदित्य कोठारी, उनका नाम भी जो है प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। तो अभी फिलहाल इन सभी पर जो है मंथन चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 15 जून तक जो है उत्तराखंड में पूरी उसकी प्रक्रिया कर ली जाएगी और लगातार जिस तरह से संगठन अपनी प्रक्रिया को लगातार कर रहा है, जो चुनाव अधिकारी हैं वो तैयारियों में जुट चुके हैं, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो है उत्तराखंड के अंदर कार्यकाल पूरा हो चुका है। और बात करें तो कहीं ना कहीं जो संगठन है वो पूरे निष्ठा से जो है जुट चुका है और जल्द ही उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी हो जाएगा। जी प्रगति। अच्छा अभिनव, जिस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से अब शुरू हो गया है कि उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा सामने आएगा, तो ऐसे में पार्टी के अंदर दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। कई जो वरिष्ठ नेता है शीर्ष नेतृत्व के पास जाकर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, अपना प्रकट कर रहे हैं कि हम भी दावेदारी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ऐसे में किन किन नेताओं की दावेदारी स्पष्ट रूप से सामने आई है, किन किन लोगों ने स्पष्ट जो है शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है इस मामले को लेकर?
बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार जो उत्तराखंड के जो नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो लगातार शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में भी हैं और लगातार वहाँ पर मुलाकात भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो लगातार जो है वो अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, लेकिन 15 जून तक का जो समय दिया गया है चुनाव अधिकारी की तरफ से कि पूरी प्रक्रिया जो है चुनाव को लेकर कर ली जाएगी और लगातार इसी पर जो है मंथन चल रहा है। हालाँकि अभी केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर विचार कर रहा है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव उत्तराखंड के अंदर काफ़ी अहम है और काफ़ी लंबे समय से जो है इसको लेकर कवायद चल रही है। तो अभी भी जो देखा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से जो दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं तो उन सभी पर भी जो है मंथन चल रहा है और लगातार चुनाव अधिकारी जो है वो संपर्क में है और किस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव उत्तराखंड में होगा यह जल्द ही पता चल जाएगा और लगातार 15 जून तक जो है उसकी डेडलाइन फाइनल की गई है और संभवतः माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी के जो इस समय मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट वो दोबारा से उत्तराखंड में रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभिनव आप थोड़ी देर पहले अब जिक्र कर रहे थे कि महिला चेहरे की भी दावेदारी सामने आ रही है, माना जा रहा है कि अगर नया चेहरा सामने आता है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में तो महिलाओं की दावेदारी ऊपर हो सकती है। ऐसे में अभी आपने जिक्र किया केदारनाथ से जो विधायक हैं उनके बारे में, तो क्या अगर महिला चेहरा आगे आता है तो किसको जिम्मेदारी मिल सकती है, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, अगर बात करें तो महिला चेहरा में दो नाम हैं जो केदारनाथ से विधायक हैं, आशा नोटियाल। इसके अलावा जो भाजपा की बड़ा चेहरा है, महिला नेत्री भी हैं जो दीप्ति रावत, उनका नाम जो है सबसे ऊपर चर्चाओं में चल रहा है। महिला चेहरा को बीजेपी उतारती है तो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं के लिए काफी अहम माना जा रहा है और अगर लगातार जिस तरह से जो है इसके बाद अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी लगातार प्रदेश अध्यक्ष की कवायद में जुट चुकी है तो संभवतः माना भी जा रहा है कि बीजेपी जो है महिला को इस बार प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। तो ऐसे ये दो नाम हैं जो इस समय चर्चाओं में सबसे ज्यादा बने हुए हैं और कहीं ना कहीं लगातार 15 जून की जो डेडलाइन फाइनल की गई है उसी पर जो है बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, उनका संगठन मंथन कर रहा है। आए दिन लगातार जो है छोटी बड़ी बैठकें भी होती हैं। हाल ही में जो है प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी जो है उत्तराखंड में आए थे और उन्होंने भी संकेत दिए थे कि जल्द ही जो है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव उत्तराखंड में करा लिया जाएगा। हालांकि अभी जो है उसकी प्रक्रिया चल रही है और दावेदारी जो है वो सब अपनी अपनी पेश कर रहे हैं और माना जा सकता है कि इस बार जो है दोबारा से फिर ब्राह्मण चेहरा उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। जी प्रगति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिनव तमाम जानकारियों के लिए। अनुशासनहीनता पर सुक्खू सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए एसीएस ओमकार शर्मा के सभी विभाग उनसे वापस ले लिए हैं, तो वहीं डीजीपी और एसपी शिमला को उनके पदों से हटा दिया गया है। अब आईपीएस अशोक तिवारी को प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है, जबकि आईपीएस गौरव सिंह को शिमला का नया एसपी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही एससीएस के पंत का कद भी बढ़ा दिया गया है। उन्हें एससीएस, होम और राजस्व सहित अहम विभागों की जिम्मेदारी फिलहाल सौंपी गई। देखिए किस तरीके से सुक्खू सरकार जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। हिमाचल के लिए वो लगातार विकास कार्य कर रही है, तो वहीं हर गलत काम पर, चाहे भ्रष्टाचार हो या कोई अन्य गतिविधि हो, उस पर जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाया जा रहा है। ऐसे में अनुशासनहीनता पर सुक्खू सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए एसीएस ओमकार शर्मा से उनके सभी विभाग वापस ले लिए हैं। न सिर्फ ओमकार शर्मा बल्कि डीजीपी और एसपी शिमला को भी उनके पदों से हटाया गया। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना, अनुशासनहीनता पर सुक्खू सरकार ने वार किया है, क्या कुछ मामला, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल प्रगति, देखिए विमल की मामला एक ऐसा मामला है जिससे पूरी अफसरशाही को यहाँ पे दाग दे रख दिया है और ये एक ऐसा मामला है जिसमें एसआईटी की जांच कर रही थी, दोनों एसआईटी जिसमें जांच कर रही थी, दोनों ही जो है सब जांच संदेह की घेरे हुई है। देखिए इस मामले में मुख्यमंत्री है, उन्होंने एसीएस ओमकार चंद शर्मा ओमकार को भी जांच की वो सौंपी थी और 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा था। हालांकि अब ये सामने आ रहा है कि 3 लेवल पे इस मामले की जांच की गई। डीजीपी लेवल पर इसकी जांच अलग की गई, एसपी लेवल पर इसकी जांच अलग की गई
और एसीएस लेवल पर इसकी जांच अलग थी, और तीनों की जो रिपोर्ट है बिल्कुल अलग अलग लाइन पर वो निकल रही थी। तो ऐसे में जब हाईकोर्ट में इस मुद्दे को पेश किया गया, विमल नेगी की पत्नी ने हाईकोर्ट की अपील की कि जो मामला है उसको सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि यहाँ पे जो है उनको न्याय मिल पाएगा। तो ऐसे में हाईकोर्ट में जब ये मामला लगा तो इसमें डीजी के एडी जो एजी है उनके पास ये रिपोर्ट जानी थी, उन्होंने कोर्ट में सबमिट करी थी, लेकिन एसीएस ने अपने स्तर पर ये रिपोर्ट पेश कर दी और डीजी ने अपने स्तर पर पेश कर दी। और डीजी के हल्फनामा कोर्ट में दिया, उसमें जो एसपी की एसआईटी थी उस पूरे जो है जांच जो का है उसमें ले लिया गया। तो इस तरीके के मामले की बहुत ज्यादा किचकिच हुई, हाईकोर्ट में फटकार पड़ी, सरकार की बहुत ज्यादा किचकिच हुई। तो ऐसे में अब जो हाईकोर्ट था उन्होंने मामला हालांकि सीबीआई को सौंप दिया, लेकिन मुख्यमंत्री उस वक्त जो है दिल्ली दौरे पर थे, वापस लौटे। उन्होंने एक पिछले शाम जो है कल एक हाई लेवल की मीटिंग की, तमाम बड़े उच्च अधिकारी उस मीटिंग में शामिल हुए। उसमें फैसला लिया गया कि किस तरह से ये जो इन अधिकारियों ने जो कंडक्ट किया है तो उसको जो है अनुशासनहीनता के दायरे में लाया जाए और क्या क्या बातें जो है उनको किया जाए। तो ऐसे में अलग अलग लेवल पर जो है तीनों अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों अधिकारियों से प्रभार वापस ले लिए। जबरन अभी छुट्टी पर भेजा गया है, हालांकि जो डीजी है 31 मई को रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे में इससे पहले ही उनकी रिटायरमेंट की आशंका है। और अभी आप देखिए कि उनसे तीनों से जो है प्रभार वापस ले लिए गए हैं, अलग अलग अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। तो ऐसे में अब सरकार कह रही है कि वो किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों को छोड़ने की मूड में नहीं है। हालांकि अभी ये जो केस है अभी सुलझा नहीं है, सीबीआई ने नए लेवल पर हाईकोर्ट के निर्देश पे दिल्ली में एफआईआर दर्ज की है। आज जांच टीम के 3 सदस्य शिमला पहुंचेंगे और वो फाइल जो है जांच की वो अपने कब्जे में लेंगे, रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेंगे। तो अभी ये देखने वाली बात ये रहने वाली है कि आगे इस मामले में क्या होता है, क्योंकि विमल नेगी का मामला है, लेकिन अब मामला जो है डीजी, एसपी और एसीएस में उलझ गया है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि सीबीआई यहाँ पहुंचती है वो सबसे पहले किस तरह अपनी जांच अच्छा बढ़ाती है। और क्योंकि ये जो मामला है काफी हाई प्रोफाइल मामला है, कहा यह जा रहा है कि विमल नेगी के उनको काफी दबाव में रखा गया था और उनकी पत्नी ने जो एफआईआर में आरोप लगाए हैं बहुत गंभीर है, उसमें कई उच्च अधिकारियों के नाम उन्होंने शामिल किए हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये रहने वाली है कि ये मामला भी कहीं हिमाचल के गुड़िया कांड की तरह सुर्खियां मन की ना रह जाए और न्याय उसमें ना मिल पाए। तो अब ये मुख्यमंत्री हाथ कह रहे हैं कि वो तमाम स्तर पे, चाहे इसमें कितने बड़े नेता कितने अधिकारी का नाम आएगा वो किसी को नहीं बख्शेंगे। तो वो पहले भी कह चुके कि सीबीआई जब यहाँ पहुंचेगी, सीबीआई की जांच सौंपी गई है उसमें वो पूरा सहयोग करेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये लेवल जो 3 अधिकारी है यहीं तक रहता है या इसमें और भी अधिकारियों के नाम जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल टीना, जिस तरीके से हमने देखा कि ना सिर्फ ओमकार शर्मा बल्कि जो गाज गिरी है अनुशासनहीनता की वो डीजीपी और एसपी शिमला के ऊपर भी गिरी है, तो कहीं ना कहीं सुखू सरकार, मुख्यमंत्री खुद ये चीज का दावा कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का अनुशासनहीनता हमारे राज्य में नहीं चलेगी। हम हर तरीके से मुस्तैद हैं, हर तरीके से राज्य के विकास के लिए, वो चाहे कोई भी पहलू हो, हमारी एक्शन मोड में ही सरकार नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पहले कह रहे थे कि अगर उनकी वाइफ चाहती हैं कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए तो वो तैयार है। हालांकि अधिकारी ने बीच में कहा कि हिमाचल पुलिस सक्षम है और अच्छे से जो है उसकी न्याय जो है जो जांच की जाएगी पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाया जाएगा। लेकिन अब ये मामला जो है पत्रकारिता में उलझ कर रह गया, आपकी लड़ाई में उलझ कर रह गया, डीसी और एसपी आमने सामने हो गए। देखिए पहली बार इतना बड़ा कांड हुआ है कि जो पुलिस महकमा है वो आमने सामने, इसमें उच्च अधिकारी और एसपी लेवल पे अधिकारी हैं वो आमने सामने हो गए, दूसरे गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। जहाँ डीसी हल्फनामे के जरिए एसपी पे गंभीर आरोप लगाए, वहीं एसपी ने अगले ही दिन सीबीआई को मामला सौंपा गया, वो प्रेस में पहुंच गए, पत्रकारों के सामने पहुंच गया और उन्होंने वहां पे जो सीएम उनको भी अपने साथ लपेट लिया, प्रबोध सक्सेना को, और साथ ही डीसी पर भी गंभीर आरोप लगाए, पहले वाले डीसी पर गंभीर आरोप लगाए, डीसी कार्यालय में गंभीर आरोप लगाए। तो देखिए सीधा सीधा जो आपके था ये केवल डीजी कार्यालय या सीएस तक नहीं था, सीधा सरकार पे आपके था। इसमें सरकार कह रही है कि किसी भी लेवल से अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ तक हमने एक संतुष्टि देने की कोशिश की है कि आप चाहे कितने अच्छे ईमानदार हो, आप कितने लोकप्रिय क्यों ना हो, लेकिन जहाँ अनुशासनहीनता की बात आएगी या जिस तरह के फैसले लेने की बात आएगी वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि काफी दबाव उन पर था कि अधिकारी है अपने अपने तौर पर अच्छे अधिकारी हैं, इनको ना हटाया जाए, लेकिन अपने अधिकारियों के साथ बैठक की, फैसला लिया कि किस तरह से इनको हटाया जाए ताकि जांच है वो प्रभावित ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पूरा मामला है वो विमल नेगी की मौत के आसपास घूम रहा है और उसको बहुत बड़े नाम जुड़ गए हैं।
कहीं ना कहीं ये मामला भी कहीं ये जो मामला है पुलिस के तरह है, उसमें न्याय मिले और जो नाम है, जो भ्रष्टाचार है, वो तमाम नाम जो है जनता के सामने आए, ताकि जनता भी सच जान सके। क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो पूरा सहयोग सीबीआई को करेंगे, दूसरी सहयोग उनसे अपेक्षित है, वो पूरा करेंगे और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी भ्रष्टाचार पाया जाएगा, उसको सीधा जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बिल्कुल टीना, सरकार का जो डंडा चला है अनुशासनहीनता को लेकर अधिकारियों पे, तो ऐसे में इसी कड़ी में क्या किसी और अधिकारी के अन्य अधिकारियों का भी नाम शामिल है कि अगर कुछ होता है वो उनकी तरफ से कुछ अनुशासनहीनता का कदम दिखाया जाता है या उद्देश्य दिखता है तो सरकार उनके ऊपर भी गाज गिरा सकती है? क्या किसी और अधिकारी का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है? देखिए फिलहाल जो अनुशासनहीनता की अगर हम बात करें, इस फैक्ट्री के 3 अधिकारी थे, इनके अलावा ऐसा कुछ नहीं थे। तीनों अधिकारी जो है उनको जांच रिपोर्ट जांच उनको दी थी, अलग अलग रिपोर्ट बनाने को उनको कहा गया था। मतलब इनकी जो रिपोर्ट है अलग अलग लेवल पर पाई गई थी, अलग अलग लाइन पे चल रहे थे। वो कहीं ना कहीं देखिए वहाँ पे भी, वहां तक भी ठीक था, लेकिन वहां से बात ये है कि हाईकोर्ट में जो एसीएस थे, जो डीजीपी थे, उनने सीधे अपनी अपनी जो है अपने अपने पर्सनल लेवल पर जो है पेश कर दी। जबकि उनकी जो रिपोर्ट थी वो एजीपी तो अपनी थी, किसी सरकार का पक्ष रख रहे थे। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सरकार की इससे बहुत ज्यादा खिचड़ी हुई और सरकार किसी मूड में है ऐसे अधिकारियों को बख्शने के मूड में नहीं है। तो एसीएस ओंकार होनहार अधिकारी जाता है, ईमानदार अधिकारी माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो बहुत अपनी जो जिसकी जांच है वो अच्छे तरीके से हमने की होगी। क्योंकि सीएम ने कहा था कि यहाँ बात लोकप्रियता की, ईमानदारी की या अनुशासनहीनता की बात है और यहाँ से उन्होंने एक सख्त संदेश पूरी ब्यूरोक्रेसी भी दिया है कि अगर आइंदा कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो उसके साथ इसी तरह का जो कदम है वो उठाया जाएगा। तो तीनों अधिकारी को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, इनका प्रभार वापिस लेने गए, अन्य अधिकारियों को भेजने गए और अब आने वाले दिनों में ये देखने वाला होगा कि ये जो अधिकारी है क्या सीबीआई की तादाद पर भी ये लोग आते हैं, क्योंकि इन्होंने जांच की है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में सीबीआई की चाहे कि ये अगर पूछताछ की जाए। तो हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो सहयोग देंगे, लेकिन देखने वाली बात है कि ये अधिकारियों के नाम क्या और अधिकारियों से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि विमल नेगी की जो डायटी है वो सीबीआई के लगेगी, तो उसकी कई बड़े अहम नामों का खुलासा होगा। इसमें कुछ बड़े अधिकारी भी हैं, कुछ बाहर के लोग भी हैं, कुछ नेता भी हैं। तो अपनी कई बात रहने वाली है, सीबीआई तक जांच दिशा आगे बढ़ाएगी। तो किन कौन कौन जो अधिकारी है वो जांच में जो है वो लगते फिर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना आपका तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां राजधानी दिल्ली से खबर है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने वर्दी में रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों को सख्त चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर डांस या शॉर्ट वीडियो बनाना अनुशासन के खिलाफ है और अगर ऐसा दोबारा किया गया तो संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। दरअसल कमिश्नर ने ऐसे 44 पुलिसकर्मियों की लिस्ट तैयार करवाई है जिन्होंने वर्दी में रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। फिलहाल इन्हें चेतावनी दी जा रही है। संजय अरोड़ा ने साफ कर दिया है कि वर्दी सिर्फ एक ड्रेस नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सम्मान का प्रतीक है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, बेहद बड़ा ये फैसला लिया गया है। जिस तरीके से आजकल के दौर में सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से हो रहा है, तो वहीं इसी कड़ी में देखने को मिलता था कि जो पुलिसकर्मी हैं वो भी वर्दी में रील बना रहे हैं। ऐसे में अब सख्त कार्रवाई करने के अंजाम दे दिए गए हैं, सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी रील बनाता हुआ वर्दी में पाया गया तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा द्वारा सख्त निर्देश दिए गए कि अगर कोई भी कर्मचारी वर्दी में रील बनाता हुआ दिखाई देता है तो उसका अनुशासनात्मक के साथ साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। प्रगति भी इसके लिए मैं बताता चलूँ कि संजय अरोड़ा ने इससे पहले भी 2023 में दिशा निर्देश दिए थे। 16 पॉइंट की एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें वर्दी के साथ साथ असला के साथ सरकारी गाड़ी और बैरिकेड के साथ में कोई भी पुलिसकर्मी
कोई भी सोशल मीडिया पर वीडियो और रील अपलोड ना करे। लेकिन इस आदेश की अनुशासन को लेकर के पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही थी और सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरीके से वीडियो और रील देखने को मिल रहे थे, जिसमें वर्दी के साथ में पुलिसकर्मी रील बनाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे कर्मचारियों की लगभग 50 कर्मचारियों की एक लिस्ट जारी की और वहां के डीसीपी को यह आदेश दिए कि इन कर्मचारियों को समझाया जाए और साथ ही 15 जून तक एक रिपोर्ट कमिश्नर के पास भेजी जाए कि उनको कैसे समझाया गया और उनके द्वारा जो अपलोड किए गए वीडियो हैं उन पर क्या कार्रवाई की है। और 15 जून के बाद अगर इस तरीके से कोई भी दिल्ली पुलिस कर्मचारी रील या सोशल मीडिया पर पोस्ट करता हुआ नजर आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खासतौर से साफ किया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कि यह वर्दी सिर्फ ड्रेस नहीं है, यह प्रतीक है तो जिम्मेदारी का, जो कि हमारे को भारत की जनता ने दी है। और साथ ही उनका कहना था कि दिल्ली पुलिस संस्था एक जिम्मेदार संस्था है जहां पर इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी जी बिल्कुल अंबुज, जिस तरीके से संजय अरोड़ा की ओर से 44 जो ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो वर्दी में रील बनाते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। ऐसे में क्या कुछ आगे की प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरीके की उन्हें हिदायत देने वाले हैं, किस तरीके के उन्हें निर्देश जारी होने वाले हैं? आज जो लिस्ट जारी की गई है प्रगति जी, उसको लेकर के वहाँ के जो डीसीपी है, चाहे अगर वो उत्तर दिल्ली की बात की जाए, दक्षिण दिल्ली की बात की जाए, हर जगह से उस लिस्ट में लोग शामिल है, वो पुलिसकर्मी शामिल है। तो डीसीपी को यह सख्त हिदायत दी गई है कि आपके हम अधीनस्थों को साफ तौर से समझाया जाए कि वर्दी की क्या जिम्मेदारी रहती है और ऐसी आगे से कोई भी रील वाली घटना दोबारा से ना हो। अगर होती है तो उनको लेकर के 15 जून तक उनको समझाने का समय दिया गया है। अगर उसके बाद अगर ऐसी दोबारा से रील या वीडियो अपलोड सोशल मीडिया पर होता है तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने साफ कर दिया है कि 15 जून के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई होगी, चाहे उसमें निष्कासन से लेकर के अन्य वेतन भत्ता काटने वाली बात हो। अन्य जिम्मेदारियों के साथ ही दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी है उनको यह समझाया जाएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इससे पहले 2023 में जो 16 पॉइंट की गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें कोई भी केस अगर कोर्ट के अंदर चल रहा है उस पर भी कोई भी पुलिसकर्मी प्रतिक्रिया नहीं देगा। इसके अलावा जितने भी सामाजिक और साथ साथ जातिवाद या धर्मवाद से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर भी दिल्ली पुलिस कर्मचारी अपनी राय पेश नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर आए दिन देखने को मिलता है कि वर्दी पहनकर और असला के साथ रील के वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा यह कदम उठाया गया है कि 15 जून के बाद अगर इस तरीके से कोई भी पुलिस कर्मचारी अगर रील बनाता हुआ नजर आता है तो उस पर विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अंबु, जिस तरीके से वर्दी में रीलबाजी को लेकर नकेल अब कसती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में जो रील्स ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वर्दी में पुलिसकर्मियों ने अपलोड कर दी है तो क्या उन्हें डिलीट कराया जाएगा? क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई या कदम उठाया जाएगा ताकि वो जो रील्स वर्दी में सोशल मीडिया के ऊपर डली हुई है उनसे कुछ और ज्यादा आगे माहौल ना बिगड़े? तो क्या उन्हें डिलीट किया जाएगा? हाँ बिल्कुल प्रगति जी, जिस तरीके से देखा जाए तो सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं आमतौर पर सिर्फ दिल्ली पुलिस कर्मचारी नहीं, अन्य जगह की पुलिस के भी काफी वीडियो और रील देखने को मिल रहा है। तो और इसमें कुछ लोग अपने आप को वायरल करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए भी इस तरीके से पुलिस की ड्रेस पहन करके भी वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ये जो कार्रवाई है वाकई में एक अच्छी कार्रवाई है। इसमें साफ तौर से पता चलेगा कि पुलिस कर्मचारी है या फिर कोई अन्य लोग अपनी तरफ से रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस रील से जो वीडियो है जो अपलोड किए गए हैं दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने जो 50 की लिस्ट लगभग तैयार की है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि इन वीडियो को तुरंत डिलीट किया जाए और इसीलिए वह लिस्ट जारी की गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद जो 50 कर्मचारी हैं उनकी जो वीडियो सोशल मीडिया पर देखे हैं तो साफ तौर से डीसीपी को यह हिदायत की गई है कि उन वीडियो को डिलीट कराए और साथ ही उनको कड़ी चेतावनी दे पुलिस कर्मचारियों को कि आगे से ऐसी कोई भी रील या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये कदम दिल्ली पुलिस कमिश्नर का सही साबित होगा, जिस तरीके से और पुलिस कर्मचारियों के भी जो वीडियो और रील सोशल मीडिया पर देखने को आए दिन मिलते हैं, कुछ फेमस होने के लिए करते हैं, कुछ अपनी जो दिल की बात होती है उसको रखने के लिए भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वर्दी की एक जिम्मेदारी रहती है जिससे समाज में उस वर्दी का एक साथ में अनुशासन रहता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ये जो कदम है ठीक कदम है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंबुज आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए हमारे साथ। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। नशे के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया गया, जिसमें मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक सभी को सक्रिय रूप से जोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 31 मई तक पूरे पंजाब को नशे से मुक्त करा दिया जाए। इसके तहत प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि हर वर्ग के लोग इस अभियान से जुड़े और समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। वर्षों से चली आ रही इस गंभीर समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। देखिए किस तरीके से पंजाब सरकार जो है वो नशा मुक्त पंजाब के लिए एक्शन में नजर आती है। ताबड़तोड़ उनकी कार्रवाई देखने को मिलती है। ऐसे में पंजाब सरकार ने अपने हर मंत्री से लेकर हर अधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि हर कदम पर आपको पंजाब को नशा मुक्त बनाना है। हर कार्रवाई आप अंजाम दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन 31 मई से पहले पंजाब को जो है वो नशा मुक्त पंजाब घोषित करवाएं। तो वहीं आपको बता दें, सरकार का लक्ष्य है कि 31 मई तक पूरे पंजाब को नशे से मुक्त करा दिया जाए। इसके तहत प्रदेश भर में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि हर वर्ग के लोग इस अभियान से जुड़े और समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। ऐसे में वर्षों से सालों से चली आ रही इस गंभीर समस्या को जड़ से खत्म करने में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से मान सरकार जो है वो नशे के खिलाफ एक्शन में नजर आती है, तो वहीं अब एक बार फिर से ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी? चाहूंगा कि अगर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें तो लगातार जो है एक्शन मोड में जो है बिल्कुल दिखाई दे रही है। साथ ही बिल्कुल अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो नशे की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए लगातार जो है बिल्कुल प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे जितने भी एमएलए हैं उनकी बात करें, चाहे मंत्रियों की बात करें, सभी को जो है मैदान में उतारा गया है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि पंजाब को नशा मुक्त पंजाब बनाना है, जिसके चलते लगातार जो है कार्रवाइयाँ जो है की जा रही है। खासकर जो नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है नशे की चेन को तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें पंजाब की, तो साथ ही में कई जगहों पर जो है कल की जो है जो मोहाली के एमएलए हैं उन्होंने जो है कई जगह पर लोगों को संबोधित किया और उनको साफ तौर पर कहा कि जो नशे की जो चेन है उसको जो है तोड़ना है और कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से देखने को मिला है कि नशे के खिलाफ भगवंत मान की जो सरकार है वो एक्शन में नजर आती है, एक्टिव मोड में हमेशा नजर आती है। ऐसे में मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि आपको हर संभव कोशिश करनी है, हर संभव वो कदम उठाना है जिससे पंजाब को नशा मुक्त बनाया जा सके। हाँ बिल्कुल देखने को मिल रहा है। इससे पहले की भी अगर बात की जाए, कई जगहों पर जो है कार्रवाइयाँ जो है देखने को मिली। जो नशा तस्कर है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है बिल्कुल की गई है। हालांकि अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो मोहाली में भी जो है कई जगहों पर जो है लोगों को संबोधित किया गया। बिल्कुल लगातार जो नशे का कोड है उसको खत्म करने के लिए लगातार जो है बिल्कुल प्रयास जो है प्रगति जो है बिल्कुल किए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जो है प्रयास बिल्कुल दिख रहे हैं और पंजाब में कई जगहों पर कार्रवाई भी हुई, सीधे पंजे भी जो है बिल्कुल चलाए गए। बिल्कुल हमें जिस तरीके से हमने देखा था कि अब मान सरकार की ओर से जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है, ताकि समाज का हर वर्ग, चाहे युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, वो इस अभियान से जुड़ सकें और जो नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है उसमें अपने सहभागिता जो है वो दर्ज कराएं। बिल्कुल, चाहे बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग हैं, सभी को जो है पंजाब में जितने भी जो मंत्री हैं चाहे एमएलए हैं, सारे यही जो है बिल्कुल कहते दिखाई दे रहे हैं कि नशे की जो कोड है
को खत्म करें, क्योंकि इससे पहले कई सरकारें पंजाब में आई, मगर नशे को लेकर जो है लगातार लोगों का भी यही कहना है कि नशे का जो कोड है ये पंजाब से खत्म होना चाहिए। इसके चलते जो है लगातार प्रयास जो है अब आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, और लोगों का भी जो है कहीं ना कहीं प्यार जो है आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पे कहना है कि इससे पहले कई सरकारें जरूर आई, मगर जब से सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पंजाब और पंजाबियत के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते ये एक बड़ा कदम जो है उठाया गया है। कई नशे तस्करों ने जो अपनी नशे की कमाई से जो प्रॉपर्टी बनाई थी वो जो है तोड़ी गई, पीले पंजे वहां पर चलाए गए, तो बिल्कुल सराहनीय जो है कदम एक उठाया, और लोग भी काफी करीब जो है पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से सरकार का ये उद्देश्य है, सरकार का ये मोटिव है या सपना कह ले कि 31 मई से पहले पंजाब को नशा मुक्त पंजाब घोषित करना है, तो इस कदम में सरकार कितने % तक सफलता हासिल कर चुकी है और क्या 100% 31 मई तक पंजाब नशा मुक्त करार हो जाएगा? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब सरकार का लक्ष्य 31 मई तक जो है नशा मुक्त पंजाब जो है बिल्कुल बनाना है, और इसी के चलते कई कार्रवाइयां जो है पंजाब में देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि हालांकि जो नशे की चेन है वो इस तरह से, इससे पहले जो पाकिस्तान से जो ड्रोन के माध्यम से जो नशा आता था उसको भी जो है कई बार बॉर्डर एरिया में जो है गिरा गया, ड्रोन को जो है मतलब जो है गिरा गया। तो बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि नशे का जो कोड है पंजाब में कहीं ना कहीं कम होता तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि जो सपना पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का है कहीं ना कहीं सच होता जो है दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। चलिए, राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।